हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अभी तक अपना प्रीनेटल डेवलपमेंट फिनिश कर दिया है। हमारा जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम उसी के क्वेश्चंस पे आज बात करेंगे, ठीक है। तो इसके जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो हमारे PYQs हैं, जो लास्ट पेपर्स में भी, नेट के पेपर्स में, PGT TGT के पेपर्स में आए हुए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अरेंज द सीक्वेंसेस। ये क्वेश्चन नेट में आया था। इसमें हमारा क्या है, हमारे पास 5 वो दिए हुए हैं स्टेप्स, और पांचों स्टेप्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे ब्लास्टोसिस्ट, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीटस, एम्ब्रियो और इम्प्लांटेशन, ठीक है। हमारे पास ये 5 स्टेजेस हैं। हमें क्या करना है, इन 5 स्टेजेस को अरेंज करना है, ठीक है। तो अगर हम प्रेगनेंसी की स्टेप्स देखें तो प्रेगनेंसी का कौन कौन सा स्टेप्स होता है। प्रेगनेंसी का स्टेप हमारा सबसे पहले कौन सा आता है, हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था। सबसे पहले हमारा कौन सा स्टेप्स आता है, सबसे पहले हमारा स्टेप आता है oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, oogenesis का मतलब क्या था, जब हमारी फीमेल बॉडी के जो ओवम है वो मिच्योर होने लगते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, जब मेल बॉडी में स्पर्म्स मिच्योर होने लगते हैं। फीमेल बॉडी में ओवम मिच्योर होंगे और जो हमारी मेल बॉडी है उसमें स्पर्म्स मिच्योर होंगे, ठीक है। तो oogenesis, स्पर्मोजेनेसिस सबसे पहले स्टेप यही है, मिच्योर होना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है ओवल्यूशन। ओवल्यूशन का मतलब क्या होता है, ओवल्यूशन का मतलब होता है जो ओवा है वो रिलीज होता है। इसमें दिया नहीं है वो स्टेप। उसके बाद ओवा रिलीज होता है किसकी बॉडी में, फीमेल की ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है, ओवा। तो ओवम रिलीज की सेकंड स्टेज है। फिर थर्ड स्टेज क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी इसमें नहीं दिया है, ठीक है। थर्ड स्टेज हमारी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जो ओवम और स्पर्म जो है हमारे मिल जाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, या फिर फर्टिलाइजेशन, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्शन, ठीक है। दो चीज़ें, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, कॉन्सेप्शन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, फिर हमारा बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बाद हमारा क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या प्रोसेस होती है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या था, हमारी सेल्स थी, जिसमें क्या था, बाहर से बहुत सारी सेल्स थी, 60 to 70 सेल्स हो गई थी, और अंदर जो था एम्ब्रॉयनिक डिस्क बन रहा था, जिसमें बेबी डेवलप होने वाला था, ठीक है। तो ये बन जाता है, ये ब्लास्टोसिस्ट था। फिर क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को मदर की बॉडी के साथ क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे थे, इम्प्लांटेशन बोल रहे थे। उसके बाद हमारा एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो कौन सी स्टेज के बच्चे को बोलते हैं हम, 2 वीक से लेकर के 2 मंथ तक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर 2 मंथ से आगे के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, फीटस का स्टेप आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहला हमारा स्टेज हो गया है, सबसे पहले हमारा स्टेज हुआ है oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा होगा ओव्यूलेशन, जिसमें कि एक ओवा जो है वो ओवरी से निकल कर कहाँ जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। जिसमें क्या है, ओवा और स्पर्म जो है वो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। जरूरी नहीं है सारे स्टेप्स आए, बीच में से कोई स्टेप्स मिसिंग भी होते हैं, ठीक है। फिर क्या बनेगा, हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट हमारा इस तरीके की जो वो 60 to 70 सेल्स की एक गेंद जैसी, बॉल जैसी बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा मदर की बॉडी में, यानी कि मदर की बॉडी से अपने आप को डीपली अटैच कर लेगा। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा आएगा फीटस, सॉरी, उसके बाद आएगा हमारा एम्ब्रियो, उसके बाद हमारा आएगा फीटस। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा कौन सा स्टेप जो है वो है, सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, सेकंड, ठीक है। तो सेकंड तो दोनों में ही है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें फर्स्ट है, इसमें वो है, ये नहीं होगा। सेकंड इन दोनों में से है। अब हमारा सेकंड के बाद हमारा क्या आएगा, oogenesis के बाद हमारा ब्लास्टोसिस्ट आएगा, ठीक है, दोनों में फर्स्ट है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद हमारा क्या आएगा, इम्प्लांटेशन है, यानी कि फिफ्थ, यानी कि ये वाला जो है ये आपका सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। फिर इम्प्लांटेशन के बाद हमारा आएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद आएगा हमारा फीटस, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसी को हिंदी में ब्लास्टोसिस्ट, ओजोनेसिस और शुक्राणु जनन, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे थे, भ्रूण गर्भस्थ शिशु की अवस्था और प्रत्यारोपण, यानी कि इम्प्लांटेशन, इसको हमें स्टेप में लगाना है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर सी हमारा करेक्ट हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या है, सबसे पहला है हमारा जाइगोट। क्या क्या ऑप्शन दिया है हमें, जाइगोट दिया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा जाइगोट क्या होता है, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, फीटस क्या होता है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है, ठीक है। और सामने जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से हमें क्या करना है, मैच करना है। यानी कि 14 डेज टू सेकेंड मंथ तक का ऑप्शन को हमें किससे मैच करना है, कॉन्सेप्शन से लेकर 2 वीक तक के ऑप्शन को हमें किससे मैच करना है, थर्ड मंथ से लेकर 6 मंथ तक, और 9 मंथ थर्ड मंथ से लेकर 9 मंथ तक का हमें ये सामने ABCD में से मैच करने हैं, ठीक है। अब इसमें हिंदी में क्या है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। जाइगोट भ्रूण 14 डेज से लेकर के 2 मंथ तक का, गर्भाधान हमारा 2 से लेकर के 2 सप्ताह तक का, गर्भ शिशु की अवस्था हमारी थर्ड महीने से लेकर के 6 मंथ दिया हुआ है इसके आगे, और दूसरी तिमाही से लेकर के हमारा क्या है, थर्ड मंथ से लेकर के 9 मंथ तक दिया हुआ है। तो अब हमें ये क्या करना है, हमें ये मैच करने हैं, ठीक है। तो हम इनको मैच कैसे करेंगे, अब देखो जाइगोट है, तो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट होता है हमारा वो जब मेल और स्पर्म जो है हमारा फर्टिलाइज होता है, ठीक है। तो यानी कि कॉन्सेप्शन से लेकर के स्टार्ट होगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉन्सेप्शन से लेकर के स्टार्ट होगा, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉन्सेप्शन से लेकर 2 वीक तक स्टार्ट होगा। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। तो जाइगोट का टाइम पीरियड कितना होता है, कॉन्सेप्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन निषेचन से लेकर के सेकेंड वीक तक का टाइम हमारा किसमें आता है, जाइगोट में आता है, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में हमारा क्या है, एम्ब्रियो में अब देखो कौन सा वाला आएगा, एम्ब्रियो कौन से वाली स्टेज है, ये हमारी सेकंड वीक से लेकर के हमारी कहाँ तक होती है, मतलब एम्ब्रियो हमारी कब से होती है, सेकंड वीक से लेकर के, यानी कि 14 डेज से लेकर के हमारे 2 मंथ तक की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। सबसे पहले जाइगोट होती है 14 दिन तक की स्टेज, फिर 14 दिन से लेकर के 2 महीने तक की स्टेज हमारी एम्ब्रियो होती है, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें आ गया। फीटस कौन सी स्टेज होती है, फीटस होती है हमारी थर्ड मंथ से लेकर के पूरे 9 मंथ तक, लास्ट वाली स्टेज हमारी क्या होती है, फीटस होती है, ठीक है। थर्ड मंथ से लेकर के 9 मंथ तक की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या आएगा, मैंने बोला 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, तो शुरू के 3 मंथ यानी कि कॉन्सेप्शन से लेकर के 3 मंथ तक का टाइम, फिर 3 to ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फिर 3 to 6 मंथ का टाइम सेकंड ट्राइमेस्टर हो, और थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है 6 to 9 मंथ का टाइम, ये हमारा क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। तो यहाँ कौन सा पूछा गया है, यहाँ सेकंड ट्राइमेस्टर पूछा गया है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होगा, 3 to 6 मंथ का, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको ठीक हो गया होगा। इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है, आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी कैसे है, ए का सेकंड, ठीक है, ए का सेकंड, और बी का हमारा फर्स्ट, ठीक है, सी का हमारा फोर्थ, और डी का हमारा थर्ड, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है सेकंड वाला जो होगा वो आंसर हमारा ठीक होगा। आई होप ये समझ में आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन सेल कंटेन्स डैश डैश क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स आपको बताने होंगे कि हमारी सभी मानव कोशिकाएं कितने गुणसूत्र हमारी सभी मानव कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमारी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं, 44 पाए जाते हैं, या 22 पाए जाते हैं। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं 23, 46, 44 या फिर हमारा 22। तो 23, 46, 44 और हमारा 22। तो क्या बताया था, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है, हमारी सभी कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर है हमारा बी, ठीक है। कौन से कितने क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। कितने तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ये जेनेटिक वाले में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स पाएंगे, हमारे 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश कनेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड विथ मदर्स बॉडी। कौन सा बॉडी पार्ट है बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड को मदर की बॉडी से कनेक्ट करता है। डैश डैश गर्भनाल को माँ के शरीर से जोड़ता है। कौन सा बॉडी पार्ट है जो गर्भनाल को माँ के शरीर से जोड़ता है, बताओ। प्लेसेंटा है, ब्लास्टोसिस्ट है, हार्ट है, लीवर है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट जोड़ता है, हमने देखा था ना, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी जो है कहाँ से अपने आप को अटैच कर रहा था,
ये मदर का यूट्रस था, तो यूट्रस से वो अपने आप को कनेक्ट कर ले रहा था यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से हमने देखा था एक लेयर बननी शुरू हो रही थी, जिसको हमने क्या बोला था, कोरियन लेयर, ठीक है। वो कोरियन लेयर आगे जाके क्या, ये कोरियन लेयर क्या करती है, मदर की बॉडी से अपने आप को अच्छे से कनेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये कोरियन लेयर ही हमारे क्या कहलाई थी, हमारी प्लेसेंटा यहाँ डेवलप हो गया था। तो मदर की बॉडी से क्या कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा कनेक्ट होता है। फिर प्लेसेंटा से क्या होता है, ये यूट्रस के साथ क्या कनेक्ट होगा, प्लेसेंटा कनेक्ट होगा, ठीक है। फिर प्लेसेंटा से एक क्या निकलती है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है। वो अम्बिलिकल कॉर्ड किससे कनेक्ट होती है, बेबी से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो यही है अम्बिलिकल कॉर्ड विद मदर्स बॉडी। कौन सा कनेक्ट करता है, कनेक्ट गर्भनाल को माँ की शरीर से जोड़ता है। ये थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है चलो। गर्भनाल को माँ के शरीर से कौन जोड़ता है, हमारा प्लेसेंटा जोड़ता है। बीच में क्या जाएगा, प्लेसेंटा आ जाएगा, यहाँ से जो भी चाहिए वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें मैच करने हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, मैंने बताया था एज ऑफ वायबिलिटी कुछ होती है, सेक्स डिटेक्शन हम कब कर सकते हैं, हार्ट बीट कब आ जाती है बच्चे में, वर्निक्स क्या होता है और लुनुगो क्या होते हैं, ठीक है। इसी के सामने इसके ऑप्शन दिए हैं, 12th वीक, 22 से लेकर 26 वीक तक का, बॉडी हेयर, प्रोटेक्ट फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड, और 15 डेज से लेकर के 1 मंथ तक का टाइम। व्यवहार की आयु, सेक्स का पता लगाना, दिल की धड़कन, वर्निक्स, बचाव और लुनुगो, ठीक है। इसके सामने है 12वां सप्ताह, 22 से लेकर 26 सप्ताह, शरीर के बाल, एमनियोटिक द्रव से बचाव, और हमारा क्या है 15 दिन से लेकर के 15वें दिन से लेकर के हमारा 1 मंथ का पीरियड। तो अब हमें इसे मैच करना है, तो कैसे करेंगे, एज ऑफ वायबिलिटी क्या होती है, एज ऑफ वायबिलिटी वो स्टेज होती है जब अगर बच्चा सबसे पहले जन्म ले लेता है तो उस स्टेज में वो सर्वाइव कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ वायबिलिटी। यानी कि 22 से लेकर 26 वीक तक का टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर इससे पहले 22 वीक से लेकर 22 वीक से लेकर के 22nd वीक से पहले अगर बच्चा जन्म लेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसको कितना क्लियर हो गया ना, ये हमारा अभी 2nd मंथ तक चल रहा था। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय क्या होता है, बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम चलती है, बच्चे में उसका ब्रेन इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और साथ ही साथ ब्रीदिंग को भी कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसीलिए एज ऑफ वायबिलिटी में 22 से लेकर 26 वीक का टाइम आता है, कम से कम इतना बच्चा होना ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। फिर हमारा क्या है, सेक्स डिटेक्शन हमारा कब हो जाता है, कब बेबी का सेक्स हम पहचान सकते हैं, मेल है या फीमेल है, किस टाइम तक, लगभग 12 वीक तक। मैंने बताया था आपको 12 वीक मतलब लगभग 3 महीने के आसपास हम ये पहचान सकते हैं, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में हम ये पहचान सकते हैं कि जो बेबी है उसका जो सेक्स है वो मेल है या फिर फीमेल है, यानी कि उसके जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वो दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। फिर है हमारा हार्ट बीट कब आ जाती है, हार्ट बीट लगभग 15 डेज से लेकर के शुरू के 1 महीने में ही हार्ट बीट बेबी की स्टार्ट हो जाती है, यानी कि दिल का धड़कना, उनका हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है, ठीक है। वर्निक्स क्या था, वर्निक्स था हमारा वर्निक्स क्या थे, वर्निक्स एक चीज़ लाइक सब्सटेंस था, बताया था ना, चीज़ लाइक सब्सटेंसेस होता है, और ये हमारी जो ऊपर की स्किन है उस पर चिपका रहता है बच्चे के। इसका काम क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चे को बचाना, ठीक है। एमनियोटिक क्रीम की तरह काम करता है, एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चों को ये बचाता है, ठीक है। लुनुगो क्या था, हमारे बॉडी हेयर थे, इसका काम क्या था लुनुगो का, ये जो वर्निक्स है, बालों अगर हेयर होंगे बॉडी में तो वर्निक्स उनमें अच्छे से चिपक जाएगा और वर्निक्स जो है बच्चे की स्किन को सही तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो इसके चलते हमारा जो आंसर हुआ है, आंसर क्या है हमारा, आप देखोगे तो आंसर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। ठीक है, बी हमारा आंसर राइट है, यानी कि फर्स्ट का हमारा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट का हमारा सेकंड ऑप्शन, बी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हार्ट बीट का हमारा 4th ऑप्शन है, सॉरी 5th ऑप्शन है, और वर्निक्स का हमारा 4th ऑप्शन है, और लुनुगो हमारा 3rd ऑप्शन है। तो हमारा इसके हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैमेट्स कंटेन डैश डैश क्रोमोसोम्स। गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में स्पर्म और ओवम होते हैं, ठीक है। फीमेल की बॉडी में ओवम पाया जाता है, फीमेल की बॉडी में क्या पाया जाता है, ओवम पाया जाता है, फीमेल की बॉडी में ओवम पाया जाता है, ठीक है, और मेल की बॉडी में स्पर्म पाया जाता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ओवम और स्पर्म को भी हम क्या बोलते हैं, इनको हम सेक्स सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्स सेल,
ठीक है। एक सेक्स सेल होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो सेक्स सेल्स हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बेबी को जन्म देने का, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों सेक्स सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। तो गैमेट्स हमारे दो हो गए, मेल्स में हमारा स्पर्म हो गया, फीमेल में हमारा ओवम हो गया। इनको हम सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं, गैमेट्स को, ठीक है। गैमेट्स को सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं। लिंग कोशिकाएं हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं। तो गैमेट्स क्या थे हमारे, क्या हो गए गैमेट्स, गैमेट्स हो गए हमारे सेक्स सेल्स। तो अब देखोगे जो सेक्स सेल्स हैं उनमें यानी कि ओवम और स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं ओवम और स्पर्म में, कौन बताएगा, कौन बताएगा। ओवम और स्पर्म्स में हमारे ओवम और स्पर्म में हमारे 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं ओवम और स्पर्म में, 23 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। गैमेट्स कंटेन डैश डैश क्रोमोसोम्स, यानी कि गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स हमारे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। अब इसमें क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी, इसमें भी हमें मैच ही करना है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ना मैचिंग में ही आते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, मैचिंग करना है। सबसे पहला है आर एच इनकॉम्पिटिबिलिटी है, FASD है, स्पाइना बिफिडा है, माइटोसिस है और ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। तो हमारे 5 ऑप्शन है, इनके सामने अल्कोहल है, लैक ऑफ जिंक है, मदर RH है, RH माइनस और बेबी का RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो और आउटर लेयर है और सेल डिवीज़न है, ठीक है। तो हमारे RH असंगतता क्या है, ये FASD, स्पाइना बिफिडा, माइटोसिस और हमारा ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब सामने क्या होता है, अल्कोहल है, जिंक की कमी है, माँ का RH हमारा माइनस है और बेबी का RH हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो बाहरी परत है और हमारा फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका विभाजन। तो हमें क्या करना है, हमें इसको मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले RH इनकॉम्पिटिबिलिटी क्या होता है, RH इनकॉम्पिटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी ब्लड सेल्स होती है उनके ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो वो प्रोटीन किसी की बॉडी में पाया जाता है और किसी की बॉडी में नहीं पाया जाता है। तो जिसकी बॉडी में वो प्रोटीन पाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिसकी बॉडी में वो प्रोटीन नहीं पाया जाता ब्लड में उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया भी है। RH इनकॉम्पिटिबिलिटी क्या है, RH इनकॉम्पिटिबिलिटी में क्या होता है, अगर मेल की बॉडी में तो RH है और फीमेल की बॉडी में RH नहीं, यानी कि फीमेल जो है RH नेगेटिव है और मेल जो है RH पॉजिटिव है। तो अगर जब प्रेगनेंसी होगी तो ये हो सकता है कि जो बेबी का ब्लड है वो भी RH प्लस हो जाए। तो इससे क्या होगा, बेबी की ब्लड सेल्स मदर की बॉडी में चली जाएंगी प्रेगनेंसी के टाइम पे, और उससे क्या होगा, मदर की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और उन ब्लड सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। इसके बाद वो जो एंटीबॉडीज़ बनी है, जो ब्लड से इम्यून सिस्टम से जो एंटीबॉडीज़ बनी है, अगर वो बेबी की बॉडी में चली जाएंगी तो बेबी की बॉडी को भी वो ब्लड को डैमेज करना शुरू कर देंगी। इससे जो ऑक्सीजन लेवल बेबी का कम हो जाएगा। पहली प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है क्योंकि एंटीबॉडीज़ एकदम नहीं बनती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में ये जब एंटीबॉडीज़ अच्छे से बन जाती हैं और मदर की बॉडी में रहती हैं वो एंटीबॉडीज़, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे RH इनकॉम्पिटिबिलिटी क्या हो गया, मदर का जो है RH है वो हमारा क्या हो, वो हो नेगेटिव, मतलब मदर के उसमें वो प्रोटीन नहीं है और बेबी के उसमें वो प्रोटीन हो। तो इससे क्या हो जाएगा, मदर और बॉडी का बेबी का क्या हो जाएगा, RH इनकॉम्पिटिबिलिटी हो जाएगी। तो ए का थर्ड ऑप्शन किस में है, हमारा बी वाले में थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, FASD क्या बताया था मैंने, फैटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिफिशिएंसी, ठीक है। फैटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिफिशिएंसी, ये क्या थी हमारी, फैटल अल्कोहल में क्या था, अल्कोहल के कारण ही वाली डिफिशिएंसी हो रही थी। FASD फैटल अल्कोहल सिंड्रोम भी था ना, तो वैसे ही ये है, उसी का दूसरा नाम क्या था, FASD, ठीक है, फैटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। ये हमारा FASD था, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये अल्कोहल की वजह से होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर हमारा स्पिना बिफिडा किस कारण से हो रहा था, लैक ऑफ जिंक, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था, अगर खाने में न्यूट्रिशन की कमी होगी, जैसे कि अगर जिंक की कमी है तो बेबी में क्या हो सकता है, स्पिना बिफिडा वाली प्रॉब्लम हो सकती है। स्पिना बिफिडा में क्या होता है, जो हमारी जो न्यूरल ट्यूब होती है वो सही से बंद नहीं हो पाती, जिसके चलते बेबी के जो बैक है उसमें इस तरीके का एक ऊपर को ट्यूब उठ जाती है और सही से क्लोज नहीं हो पाती है और बेबी के बैक में क्या होता है, एक कुबर हो जाता है, ठीक है। जेनेटिक वाले में मैंने ये फोटो दिखाई है, ठीक है। जो नेक्स्ट जेनेटिक के हमारे वीडियोज होंगे उसमें फ़ोटो है, ठीक है। इसके चलते यहाँ पे प्रोटीन
प्रोटीन जो है वो लीकेज भी होता है, ठीक है, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है वो सही से बंद नहीं हो पाती है, ठीक है, उसमें किसी तरीके का लीकेज रहता है। फिर हमारा स्पिना बिफिडा हो गया लैक ऑफ जिंक की कमी के कारण। फिर है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस कौन सी वाली प्रोसेस है, हमारी सेल डिवीजन वाली, ठीक है, माइटोसिस हमारी कौन सी है, सेल डिवीजन वाली प्रोसेस है। माइटोसिस होती है ना जब बेबी का ये स्पर्म हो गया और ये ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, दोनों मिलकर के यहाँ पे एक ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, ये वाली प्रोसेस हमने देखी थी। इसके बाद क्या होता है, इसमें कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं, 2 4 6 8, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन यानी कि जो हमारी कोशिकाएं विभाजन का जो प्रक्रिया है वो होती है माइटोसिस, ठीक है। फिर है हमारा ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट हमारा क्या है, ट्रोफोब्लास्ट होती है जो हमारी सबसे आउटर लेयर है हमारे स्किन की। जब बेबी बनता है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो उसके अंदर ऊपर की जो ये वाली सारी लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। सारे ऑर्गन्स आपके इन्हीं लेयर्स में डेवलप होते हैं, बाद में तीन लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उसी के अंदर हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारा ट्रोफोब्लास्ट क्या हो गया, आउटर लेयर हो गया। इसके चलते हमारा जो आंसर है वो आंसर बी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर है हमारा आंसर बी करेक्ट है। फिर है हमारा डैश डैश सीक्रेट्स हार्मोन्स दैट प्रिपेयर द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, मैंने बोला था कि जब हमारा ओवरी है, ठीक है, हार्मोन डैश डैश हार्मोन को स्रावित करता है जो एक निश्चित डिम्ब प्राप्त करने के लिए गर्भाशय के अस्तर को तैयार करता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में क्या होती हैं, हमारी बॉडी में ये 2 तरह की ओवरियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे थी ना 2, यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब था, ठीक है, यहाँ पे यूट्रस था, ये ड्राइंग अच्छी नहीं है, यहाँ पे आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थी, यहाँ से हमारी 2 ओवरियाँ जो है वो मिली हुई थी, ठीक है। मैंने बताया था ना यहाँ पे आपका क्या था, सर्विक्स था और यहाँ पे आपका वेजाइना था, ठीक है। ये इस तरीके का हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी ओवरी है, ओवरी क्या करती है, एग रिलीज़ करती है, ठीक है। जब वो एग रिलीज़ करती है तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है एग को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देती है लेकर के, ठीक है। ये हमने पढ़ा है प्रेगनेंसी में। तो जिस जगह से वो ओवा रिलीज़ हुआ होता है, एग जो रिलीज़ हुआ होता है, उस जगह को अब हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, जब वो ओवा रिलीज़ कर देता है उसके बाद वो एक हार्मोन को सीक्रेट करता है। वो हार्मोन क्या करता है, यूट्रस की दीवार पे ब्लड की लाइनिंग बनाना शुरू कर देता है, ब्लड की एक परतें बनाना यहाँ पे शुरू कर देता है, ताकि जब ये बेबी फर्टिलाइज होके आए तो वो उसमें इम्प्लांट हो सके, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो डैश डैश हार्मोन को स्रावित करता है, कौन स्रावित करता है, डेट प्रिपेयर द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड ओवम, जो क्या करता है, हमारे यूट्रस की लाइनिंग को तैयार करता है ताकि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको वो रिसीव यूट्रस अपने अंदर अपने साथ इम्प्लांट कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हमारा बी सही हो गया, ठीक है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रेगनेंसी में ये बहुत प्रेगनेंसी में ये सभी क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पीजीटी, टीजीटी, पीएचडी सारे एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन साथ साथ में लेके चल रहे हैं ताकि कहीं भी आपको साथ में ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया कीजिए। इसके बाद अभी हम टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, तो जब हम इसके हमारे कुछ टॉपिक हो जाएंगे तो हम इन टॉपिक्स का टेस्ट भी लेना स्टार्ट करेंगे। चले Okay everyone, thank you so much. Have a nice day.